नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्परफेक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे डिफेक्ट्स को जैसे कि स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को डिस्कस किया। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ solid on the basis of electrical conductivities इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की बेसिस पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कोई भी सब्सटेंस अपने में से जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की एबिलिटी रखता है, करंट को फ्लो कराने की एबिलिटी रखता है, वही उसकी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। मीन्स कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की, करंट को फ्लो कराने की टेंडेंसी रखती है, तो फिर उसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे? कंडक्टिविटी। ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला है कंडक्टर। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, सेकंड वन इज द insulator, and third one is the semiconductor. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स हम लोग उन्हें बोलते हैं जो अपने में से करंट के फ्लो को बहुत आसानी से करा दें, विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट वेरी इजीली। दोज सब्सटेंस which allows flow of current very easily। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो करंट को बहुत आसानी से फ्लो करा देंगे, उन्हें आप क्या बोलने लगोगे? उन सॉलिड को आप क्या बोलने लगोगे? कंडक्टर बोलने लगोगे। याद रखना, ये जो कंडक्टर्स हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये मेटेलिक कंडक्टर हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो सकते हैं। अगर मेटेलिक कंडक्टर है मतलब मेटल्स हैं, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, और अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है। ये 2 चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। कंडक्टर्स के केस में जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो होती है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो कंडक्टिविटी रेंज है कंडक्टर्स के लिए वो रहती है कितनी? वो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल के नाम पे सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारे मेटल हो सकते हैं। बट याद रखेंगे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन? सिल्वर। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आते हैं हम इंसुलेटर के पास। तो इंसुलेटर कौन होंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे ही नहीं। दोज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ, डेफिनेशन आप लिख लेंगे बना के, मैं सिंपल टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, व्हिच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेंगे उन्हें आप क्या बोलोगे? इंसुलेटर बोलेंगे। इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स। ठीक है।
इनके एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल आप इनके देखते हैं डेली लाइफ में। प्लास्टिक हो सकती है, रबर हो सकता है, कोई और पॉलीमर हो सकते हैं, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। वुड हो सकती है, वुड भी ले लेता हूँ, या कोई और नॉन मेटल्स हो सकते हैं जैसे सल्फर वगैरह है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इंसुलेटर में आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरी कैटेगरी पे, दैट इज द सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो इन दोनों के बीच में लाई करें, ना तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी ना ही कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, मतलब कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो दोज सब्सटेंस whose conductivity lies in between conductors and इंसुलेटर, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कंडक्टिविटी रेंज भी मैं लिख दे रहा हूं, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितनी? 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आपको याद होने चाहिए यहाँ पे कौन कौन होते हैं, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, बहुत कॉमन एग्जांपल है इनके, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेसिस पे आपने सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, सेकंड वन इज द इंसुलेटर, थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर है वो आपका उन सब्सटेंस को बोला जाता है जिनकी जो बहुत आसानी से करंट को फ्लो करा सकते हो, कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में हो। दूसरा इंसुलेटर, वो सब्सटेंस होते हैं जो करंट को फ्लो करा ही नहीं पाते, करंट को पास नहीं होने देते, 10 टू द पावर -20 से 10 टू द पावर -10 की रेंज में। सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत हाई होती है ना बहुत कम होती है, मतलब इन दोनों के बीच में रहती है, और ये जो रेंज रहती है वो रहती है 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को ही डिफाइन करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं एक थ्योरी की भी, दैट इज द वेंड थ्योरी। पहले वेंड थ्योरी है क्या उसे समझते हैं, ठीक है। वेंड थ्योरी, देखो वेंड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेंड क्या होता है। अगर वेंड की बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास एटम है, तो वो एटम दो तरीके के वेंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। एक होता है आपका वैलेंस वेंड, एक होता है कंडक्शन वेंड। एक क्या होगा, वैलेंस बैंड, दूसरा क्या होगा, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को बेबी से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, कंडक्शन बैंड को सीबी से, आगे से पूरा नहीं लिखूंगा, है ना। कोई एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लो सिलिकॉन है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और थर्ड है तो डीबी होगी, लेकिन 3d कैसी, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 है। 3d यहाँ पे क्या होगी, खाली। तो देखो ये क्या है, बैलेंस सेल, और ये भी सी में इंक्लूड कर लेते हैं, एम्प्टी तो है भाई, थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया, इसका मतलब डी ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी, डी सबसेल खाली पड़ी होंगी, तो ये तो क्या हो गई, बैलेंस सेल। देखो जैसे ही हम लोग वैंड के कंसेप्ट की बात करते हैं, वैंड थ्योरी को समझते हैं, तो हम लोग वैलेंस सेल की बातें करते हैं ऑर्बिटल के लेवल पे। फॉर एग्जांपल ये 3s2 था, ये 3s था, ये 3p था, इसी तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन के एटम होंगे, वो सारे के सारे सिलिकॉन एटम, यहाँ पे बैलेंस सेल भी दो तरीके की हो गई ना, ये दोनों कैसी होंगी, फिल्ड, और ये कैसी है, एम्प्टी। तो जो फील्ड ऑर्बिटल हैं वो मिलकर के क्या करेंगे, एक बैंड बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोले लगेंगे, बैलेंस बैंड। जबकि अगर इसी पे देखें तो ये 3D कैसी है, खाली, तो वो खाली वाली सारी ऑर्बिटल मिलकर के जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो मिलकर के क्या बनाएंगी, कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड बनता है वो किससे बनता है, फील्ड ऑर्बिटल्स, फील्ड ऑर्बिटल्स बनाती हैं।
जबकि कंडक्शन बैंड कौन बनाता है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाती है। ठीक है, और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, सॉरी इन दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप है यहाँ पे, ये गैप, इस गैप को आप बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसे आप क्या बोलते हो? फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिंपली फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप? मींस द एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, सिंपली एनर्जी डिफरेंस, ये लोअर एनर्जी हायर एनर्जी, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी जोन। अब इस बेसिस पे पहले हमने यहाँ पे सिर्फ ये समझा है कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। वैलेंस बैंड कौन बना रहा है, कंडक्शन बैंड कौन बना रहा है। अब इन्हीं की बेसिस पे हम लोग सॉलिड्स को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो देखो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये तो आपका ऊपर हो गया कौन, ये तो आपका था वैलेंस बैंड और ये तो था आपका कंडक्शन। दोनों के दोनों बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। बैंड्स आर इन ओवरलैपिंग, बैंड्स आर इन ओवरलैपिंग कंडीशन, और ओवरलैपिंग की कंडीशन में है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, एफईजी से लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, वो कितना हो गया, 0। यहाँ पर तो कोई भी गैप है ही नहीं, और जब गैप नहीं है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। और ये कंडीशन होती है किसकी, कंडक्टर। ये किसकी कंडीशन है, कंडक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंसुलेटर के केस में फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, ये ले लिया, ऊपर ले लिया कंडक्शन बैंड और नीचे ले लेते हैं हम लोग किसको, बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है, देखो लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, या शिफ्ट हो ही नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से। आपको याद नहीं रखना कितना होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अप्रॉक्स ये जो गैप है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलो यहाँ पे आता है वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, लार्ज एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये किसके लिए बनता है, आपका इंसुलेटर के लिए। तीसरी सिचुएशन सेमीकंडक्टर्स की देख लेते हैं। ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड है। देखो अगेन फॉरबिडन एनर्जी गैप तो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप तो है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल, स्मॉल एनर्जी गैप। और जब ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन है कम, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई किसकी, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर कौन होते हैं, जिनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग सिचुएशन में होते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं, जहाँ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होता है। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, जहाँ एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और कम कितना, वो अप्रोक्स रहता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये कंडीशन मिलती है किसमें, सेमीकंडक्टर।
तो वेंड थ्योरी की बेसिस पे हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सेमीकंडक्टर में भी सेमीकंडक्टर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, अगर उन्हें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाए, मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती, और जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है वैसे वैसे कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या करती है, इंक्रीज करती है। मैं लिख दे रहा हूँ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। अभी समझेंगे भी उसे क्यों, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो आपके दो तरीके के होंगे। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फर्दर टू टाइप्स के हो गए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप उन्हें बोलते हैं जो प्योर होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म, मींस जिनमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, which do not have any impurities। मतलब ये क्या होंगे, प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में आते हैं आपके जो जर्मेनियम है, एलिमेंट है, प्योर फॉर्म में होता है। सिलिकॉन है, एलिमेंट है, प्योर फॉर्म में होता है। तो फिर ये किस कैटेगरी में आ गए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है, बोल सकते हैं वेरी लो या लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जनरली रूम टेम्परेचर पे ही बात करें तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करते हैं, और उन इम्प्योरिटीज को ऐड करने के रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोज सेमीकंडक्टर which are formed by addition of impurities in intrinsic semiconductor are called extrinsic semiconductor। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है, ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद बने हों। तो अब बात आती है कि एक्सट्रिंसिक बनाए क्यों, जब इंट्रिंसिक थे तो एक्सट्रिंसिक क्यों बनाए, जिससे कि भाई इनकी जो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नीड टू फॉर्म द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाने पड़े, जिससे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, मैं जरा इस इंट्रिंसिक को एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए सिलिकॉन की बात कर रहा था, सिलिकॉन एक नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवैलेंट है। तो सिलिकॉन कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलती है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर आगे और जुड़ा होगा इसी तरीके से। इस तरीके से ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर देखो, जब इनिशियली लो टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो पाते, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर
ये क्या शो करने लगते हैं, कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। मतलब टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकली यूज करने में बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं हो पाता था। इसलिए हमने क्या करा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करा, जिससे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो ज्यादा हो सके। और ऐसा करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या कहलाता है, डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को सिंपली क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। मतलब इम्प्योरिटीज को मिलाना क्या कहलाएगा, डोपिंग कहलाएगा। तो अब जो इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं विद रेस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसके रेस्पेक्ट में, इसके, भाई इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 से या तो कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच। अगर वो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच है तो कैसे सेमीकंडक्टर बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसे सेमीकंडक्टर बनेंगे। तो इस बेसिस पे आपके जो सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम लोग वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी अगला टाइप कौन सा है आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये हम लोग ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं जो कि बनते हैं जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। दोज सेमीकंडक्टर, दोज सेमीकंडक्टर, sorry, those extrinsic semiconductors, those extrinsic semiconductors which are formed by doping of intrinsic semiconductor with electron rich impurities। ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाने के रिजल्टेंट बने, उन्हें आप क्या बोलते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हो, आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रॉन रिच के नाम पर हम लोग यहाँ पर 14th ग्रुप एलिमेंट पढ़ रहे थे, सिलिकॉन वगैरह को, तो ये तो इंट्रिंसिक थे। तो 14 में कितने होते हैं, 4, तो 4 से ज्यादा कितने होंगे, 15। तो आप क्या करो, एग्जाम्पल के नाम पे से कोई भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लो, मतलब सिलिकॉन ले लो या फिर जर्मेनियम ले लो, और इसको मिक्स कर दो किसके साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 15 एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो फिर ये कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये था हमारा सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। मैंने अभी भी बोला था नेटवर्क सॉलिड होता है। इसमें क्या हुआ, मैंने, ये तो इंट्रिंसिक था, इसमें मैंने ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसको ले आया, आर्सेनिक। देखो सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो आराम से यहाँ पे क्या हो रहे थे, शेयर हो रहे थे। लेकिन आर्सेनिक में 1, 2, 3, 4, 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो यहाँ पे आ गए, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या करेगा, मूव करता रहेगा, और उस मूवमेंट के रिजल्टेंट ये जो सेमीकंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कि बन रहे थे किससे, 15th ग्रुप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका, एन टाइप
मतलब सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, है ना, या आप सॉरी सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक का, या जर्मेनियम प्लस आर्सेनिक भी ले सकते थे, है ना। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। सेकेंड वन इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फिर भाई ये कौन से सेमीकंडक्टर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज के साथ डॉकिंग से बने। तो हम लोग इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, दोज एक्सट्रिंसिक semiconductor which are formed by doping of intrinsic semiconductor with electron deficient species. Electron deficient species are called p-type सेमीकंडक्टर। p-type कौन है, ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जो कि तब बनेंगे जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ मिक्स करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें आप अगेन जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन होगा, और इसको कंबाइन कर दो किसके साथ में, 13 ग्रुप एलिमेंट के साथ में, जो कि कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं वही बात करूंगा, मैंने क्या करा यहाँ पे, सिलिकॉन ले लिया, मान लो ये था, इसकी जगह मैं क्या ले आया, एक इंडियम ले आया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, इंडियम, देखो इंडियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, इंडियम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहाँ पर तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, ये तो इसका तो सिलिकॉन का तो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इंडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर कौन है, वैकेंसी। और उस वैकेंसी को ही सेमीकंडक्टर में आप पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं भाई, जब कहीं से इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मान लो अब ये इस वैकेंसी पे, और इस वैकेंसी को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। जब ये खाली जगह है तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। मान लो यहाँ से फिर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब मूवमेंट तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये लगता है कि हमें यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, होल का हो रहा है, और वो होल पॉजिटिवली चार्ज कैरियर की तरह यहाँ पे माने जाते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। तो दो तरीके के चार्ज कैरियर यहाँ पे होते हैं, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और एक मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो मेजोरिटी में कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर वहाँ इलेक्ट्रॉन थे, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल थे। जबकि यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा कंडक्टर का कंसेप्ट। इसी तरीके से दो टर्म और यहाँ पे यूज होते हैं, एक होता है ग्रुप 12 ग्रुप 16 कंपाउंड, और ग्रुप 13 15 कंपाउंड, 13 15 कंपाउंड और 12 16 कंपाउंड। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है, पीरियोडिक टेबल के 13वें ग्रुप और 15वें ग्रुप के एक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेंगे 13 15 कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि 13 ग्रुप का ले लिया मैंने गैलियम, और 15 ग्रुप का ले लिया आर्सेनिक, गास कॉम्बिनेशन बनता है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है। 12 16 में आप 12 ग्रुप का मान लीजिए आपने कैडमियम ले लिया, 16 ग्रुप का सल्फर ले लिया, कैडमियम सल्फाइड। तो इस तरीके से जो ग्रुप 12 और 16 के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ग्रुप 12 16 कंपाउंड बोलते हैं,
और जो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनते हैं उन्हें आप लोग 13-15 कंपाउंड बोलते हो। ये टर्म भी आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अभी तक के टॉपिक पे बेस्ड, अभी तक के चैप्टर पे बेस्ड, जिसमें कुछ डाउट्स आपके रहे हुए हैं, उन डाउट्स को डिस्कस करना है एनसीईआरटी के, चाहे वो एक्सरसाइज के हों या इंटेक्स्ट के हों। उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अगेन एनसीईआरटी बुक हमारे पास है नहीं अभी, तो जिसकी वजह से सीट है उससे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक डाउट आपका है क्वेश्चन नंबर 1.14, क्वेश्चन नंबर 1.14 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ octahedral void is r, small r, and radius of atom in close packing is capital R. Derive the relationship between R and R। देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। आपसे बोला है कि कोई भी एटम्स है वो एक क्लोज पैकिंग में जा रहे हैं, और इस क्लोज पैकिंग में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी रेडियस तो क्या है, कैपिटल आर है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होती है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो आपको बताना है स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे, रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्मॉल आर। जरा देखो अब इसको ना, ऑक्टाहेड्रल का मतलब स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसा की कंडीशन को भी आप बोल सकते हैं। मैं जरा इसको बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, के ऊपर होगा एक स्फीयर, इसके नीचे होगा। इसके रिजल्टेंट क्या मिलेगी, इसके बीच में जो जगह होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं अंदर एक स्फीयर यहाँ पे और बना दे रहा हूँ छोटा सा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जो रेडियस है ये तो कैपिटल आर थी, जबकि ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। इस बात में तो कोई किसी को परेशानी नहीं है। अब जरा हम लोग इन चीजों को डिनोट कर देते हैं। मान लो ये ए बी सी डी और ये सेंटर जो है इसे मान लिया ओ, इसको भी हम लोग मीट कर दें। तो अगर वो आर प्लस आर थी तो ये भी आर प्लस आर हो जाएगी, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। इस बात में कोई परेशानी। अब जरा देखो भाई, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर का डायगोनल, तो ये किससे पे इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल में पहले इन साइड को ले लेता हूँ। ए बी बराबर क्या होगा, देखो ये भी आर और ये भी आर, तो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, ओ बी बराबर कितना होगा, ओ बी बराबर आर प्लस स्मॉल आर, ओ ए बराबर कितना होगा, आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, देखो जरा
ट्राइंगल एओडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एओडी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, hence by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ए बी कितना है देखो, 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस आर का स्क्वायर। क्या जाएगा, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2r प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसे काट दो, 2 तो आ गया 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे ये क्या आ जाएगा, √2r इज इक्वल्स टू r प्लस आर। ये स्क्वायर चला गया, यहाँ से स्क्वायर चला गया, 2 का स्क्वायर √2 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, जगह कम है यहाँ पे ना, क्वेश्चन को रब कर देते हैं, इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, √2r इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, √2 की वैल्यू 1.414 आर इज इक्वल्स टू आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर को इधर ले आओ, हो जाएगा 1.414 आर माइनस आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। 1.414 में से बन गया, कितना बचा 0.414, तो 0.414 आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। यहाँ से रिलेशन आ गया, आर इज इक्वल्स टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। देखिए वापस से इसे जरा समझिए, एटम की रेडियस कैपिटल आर दे रखी थी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की रेडियस स्मॉल आर दे रखी थी। हमने क्या करा, ये 4 स्फीयर, एक इसके ऊपर रहा होगा, इसके नीचे रहा होगा, इस तरीके से कंडीशन बनेगी ऑक्टाहेड्रल की, तो बीच में मैंने वर्ड को जो है स्फेरिकली शो कर दिया, कैपिटल आर रेडियस, इसकी स्मॉल आर। ये ट्राइंगल जब देखा 90 डिग्री पे यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, और जब ये 90 डिग्री है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करा, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस आर का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल करा, 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया तो √2r इज इक्वल्स टू r प्लस आर। √2 की वैल्यू 1.414 अप्लाई करी तो 1.414 r इज इक्वल्स टू r प्लस आर, आर को इधर ले आए, सब्सट्रैक्शन करा, 0.414 r इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आ गया 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, नोट कर लीजिए से। आपकी एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है जो डाउट में आया है। क्वेश्चन नंबर 1.3, classify the following as amorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाई करना है इनको क्रिस्टलाइन और अमरफस के तरीके। कौन कौन है देखो, इसमें पॉली यूरीथेन है, नैफ्थलीन है, उसके बाद आपका बेंजोइक एसिड है, उसके बाद आपका टेफ्लॉन है,
उसके बाद आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, उसके बाद सेलोफेन है, उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसके बाद फाइबर ग्लास है, उसके बाद कॉपर है। देखो सर, अमरफस और क्रिस्टलाइन, देखिए बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो चीजें सॉफ्ट होती हैं वो आपके किस में आती हैं, अमरफस में आती हैं, सॉलिड्स में। अब अमरफस में भी जितने भी पॉलीमर्स हैं वो अमरफस में आएंगे। तो पॉलीमर को पहचानना सीखेंगे, कौन कौन से पॉलीमर होते हैं वो सारा का सारा जानेंगे जब आप पॉलीमर चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी आप याद रखेंगे जिनके नामों में आगे पॉली लगा रहता है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। तो इन सबको आप क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोल देते हैं। अभी जो कॉमनली जो यूज है, बहुत सारे होते हैं इनमें पॉली नहीं लगता, बहुत सारे केसेस में जैसे टेफ्लॉन लिखा है, कहीं आपका डेक्रोन लिखा है, तो वहाँ तो पॉली नहीं लिखा, तो वो आप जानेंगे आगे। फिलहाल आप यहाँ पे चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो पॉली, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो ये कैसा होगा, एमरफस सॉलिड। नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल्स क्रिस्टलाइज क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं, तो ये कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। बेंजोइक एसिड अगेन एक कंपाउंड, अगेन ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है जो कि आप यूज करते हैं, जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं ना, जो नॉन स्टिक तवा वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है, दैट इज ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन अगेन एक पॉलीमर है, तो ये कैसा होगा, अमरफस होगा। पोटेशियम नाइट्रेट एक आयोनिक कंपाउंड है, अगेन ये कौन होगा, क्रिस्टलाइन होगा। सेलोफेन एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब सॉफ्ट होगी, झिल्ली जिसे आप बोल सकते हैं, तो इसको या सेलोफेन ट्यूब भी बनती है, सिंपली ये अमरफस होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड अगेन एक पॉलीमर है, अमरफस होगा। फाइबर ग्लास, ग्लास है अगेन, तो अगेन ये अमरफस होगा। कॉपर एक मेटल है, तो ये कैसा होगा, क्रिस्टलाइन। तो पॉलीयूरिथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास ये आपके अमरफस हैं। बाकी के यहाँ पे जितने भी थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे। एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 1.13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है आगे। अब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.13 कहता है कि गिवन जो सब्सटेंस, इनको आपको क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्लासिफाई करना है, और क्रिस्टलाइन में भी कौन मॉलिकुलर है या आयोनिक है, मेटलिक है या कोवेलेंट और नेटवर्क। इस तरीके से गिवन सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। देखो फर्स्ट टेट्रा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डेकोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, T4O10, तो मॉलिक्यूल है तो फिर ये कैसा सॉलिड हो जाएगा, मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अमोनियम फॉस्फेट है तो ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में है, अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन। तो जब आयंस मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं तो फिर वो सॉलिड कैसा होता है, आयोनिक सॉलिड होता है, आयोनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एक नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिखा भी था ऐसे। आयोडीन एक मॉलिक्यूल, सिंपली मॉलिकुलर सॉलिड है, मॉलिकुलर में भी कैसा, नॉन पोलर, ये भी एक मॉलिकुलर सॉलिड होगा। अब आते हैं प्लास्टिक पे, प्लास्टिक अमरफस सॉलिड की कैटेगरी में आता है आपका, अमरफस होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन में भी कैसा, कोवेलेंट या नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका। ब्रास एलॉय, जो मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस मेटल से कॉम्बिनेशन से ब्रास बनता है, कॉपर और जिंक, तो ये कैसा हो गया, मेटलिक सॉलिड हो गया। रुबिडियम उसमें एक मेटल ही है, तो ये भी कैसा हो गया, मेटलिक सॉलिड हो गया। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयन और ब्रोमाइड आयन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो फिर ये कैसा सॉलिड हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड हो जाएगा। सिलिकॉन इक्विवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.13 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1.3 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, 1.13 नहीं है, 1.3 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 1.15 हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ ए अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड इट्स डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। आप किसी भी अननोन मेटल का एटॉमिक मास कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर आपको उस यूनिट सेल के डायमेंशंस गिवन हो, टाइप ऑफ यूनिट सेल पता हो। तो देखो भैया, आपने डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए डेरिवेशन करा था, इसके लिए डेरिवेशन करा था ना, डी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, इसके लिए डेरिवेशन करा था। उसी डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे और लास्ट में डेंसिटी की जगह आप क्या निकाल देंगे, वहीं पे मास। तो एम इज इक्वल्स टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन जेड। उसी डेरिवेशन में एक स्टेप आगे बढ़ करके मोलर मास के को लेकर के आप सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज reflected in the magnitude of its melting point comment on the statement। क्वेश्चन क्या है देखो जरा। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई, कोई किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वही जो उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ या ना। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में, उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, मैं सिंपल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लग रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगे, और इंटरेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब सॉलिड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इट मींस हायर द मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर शुड बी द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 1.25 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। if NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? आपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैं सिंपली यहाँ पे बोला है, देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी स्टेटमेंट को पहले मैं लिख लेता हूँ। NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole of SrCl, 10 to the power minus 3 mole % of SrCl। देखो 10 to the power minus 3 मोल तो दे दी SrCl2, परसेंट का मतलब 100 के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब 100 कौन है, NaCl। इट मींस क्या मैं बोल सकता हूँ, इट मींस 100 मोल NaCl डोप्ड विद 10 to the power minus 3 मोल SrCl2। हाँ या ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर देयरफॉर 1 मोल NaCl doped with 10 to the power minus 3 upon 100 मोल SrCl2, मतलब ये आ गया 10 to the power minus 5 मोल SrCl2। ठीक है, हमसे कैटायनिक वैकेंसीज पूछिए, और कैटायनिक वैकेंसीज का नंबर तब बता पाएंगे जब हम लोग Sr+2 का नंबर हमें पता हो। देखो हमें तो पहले ही पता है कि जब भी वैकेंसी की बात होती थी इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, एक Sr+2 को अंदर आने के लिए 2 Na+ को बाहर जाना पड़ता था। तो एक Sr+2 को आने, मान लो ये क्रिस्टल था Na+, ठीक है, दोनों Na+ जब बाहर गए थे तो एक Sr+2 अंदर आया था और एक जगह क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। तो एक Sr+2 कितनी वैकेंसी को क्रिएट कर रहा था, एक को। अगर 2 Sr+2 होंगे तो कितनी को क्रिएट करेंगे, 2 को।
एन एस आर प्लस टू आ गए तो कितने को क्रिएट करेंगे, एन को। तो भैया अगर मुझे एस आर प्लस टू का नंबर पता चल गया तो वैकेंसी का भी तो नंबर पता चल जाएगा। तो देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10⁻⁻5 मोल FrCl2 मुझे मिल रहे हैं, है ना, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब जरा देखो, as we know that one Sr+2 ion can create one cationic vacancy. Therefore, 1 मोल अगर Sr+2 आ गए आयन कैन क्रिएट 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी। Therefore, है कितने मोल, 10⁻⁻5 मोल Sr+2। भाई SrCl2 का मतलब Sr+2+2Cl मैंने तो Sr+2 ले लिया। आयन कैन क्रिएट या कैन कॉज 10⁻⁻5 मोल कैटायनिक वैकेंसी। क्वेश्चन हो गया था। तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी मिलेगी, 10⁻⁻5 मोल। हाँ, अगर इसे नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देयरफॉर मैं इसे बोल सकता हूँ, आगे अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो 10⁻⁻5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 और -5, 18 कैटायनिक वैकेंसी। अब चाहो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे फाइनली नंबर तक कन्वर्ट कर, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और आए थे आपके, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस और कर लेता हूँ। जरा देखो उन क्वेश्चंस को भी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल हैविंग molecular weight 75 ग्राम पर मोल which is 5 angstrom, which crystallize in BCC lattice if density is 2 gram per cc, then find the radius of atom. आपसे बोला है कि एक यूनिट सेल है जिसका मॉलिक्यूलर मास, एक यूनिट सेल है जिसमें जो एलिमेंट है उसका जो मोलर मास है 75 ग्राम पर मोल है, 5 एंगस्ट्रॉम की एज लेंथ है, क्रिस्टलाइज कर रही है बीसीसी में, डेंसिटी दे रखी है, तो आपको रेडियस बतानी है। एक बात सुनना, एज लेंथ, एज इक्वल्स टू कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, मीटर में होता तो -10 लिख देते, ठीक है। इसके बाद बीसीसी में है तो जेड की वैल्यू 2 हो गई, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है 75 ग्राम पर मोल, और कुछ दे रखा है क्या, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, तो ग्राम पर ml, बात वही है,
ठीक है साहब, एक बात सुनो, हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू होता है। अब इस फॉर्मूले में डेंसिटी आपको पता है, जेड आपको पता है, ए आपको पता है, एम आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को देख करके हम ये सब सारे डाटा लिख लेते हैं ना, फिर हमें लगता है कि पता नहीं अब क्या करें, क्या पूछा क्या। भाई एक्चुअलिटी में आपसे क्या पूछी है, रेडियस ऑफ द एटम, मेटल एटम की रेडियस। तो इन सब इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें पता चल गया ये कैसा है, बीसीसी है, कहाँ गया बीसीसी। और जैसे ही बीसीसी पता चल गया तो बीसीसी के लिए फॉर बीसीसी यूनिट सेल रिलेशन क्या होता है, एज इक्वल्स टू रूट, सॉरी आर पूछा ना, तो आर इज इक्वल्स टू √3a/4 फॉर्मूला होता है आपका। भाई आपने याद करा ना, फोर आर इज इक्वल्स टू √3a होता है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √3a/4। यहाँ पर एज लेंथ पे अप्लाई कर लेना, आर की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो √3 इंटू 5 एंगस्ट्रॉम/4 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में रेडियस। मतलब ये सारी चीजें करने की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन से और भी चीजें समझा देता हूँ, मान लो इसी क्वेश्चन में कोई और चीज गिवन ना हो, फॉर एग्जाम्पल एज लेंथ ही नहीं दे रखी थी, जो यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है वो दी नहीं होती, और आपसे पूछते रेडियस बताओ मेटल एटम की, तो फिर आपको देखो डी पता था, जेड पता था, एम पता था, एन ए पता था, तो इसको सॉल्व करके एज लेंथ निकाल लेते और फिर एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन को अप्लाई कर देते, जिससे कि फिर आपको रेडियस मिल जाए। ठीक है, तो रेडियस और एज लेंथ बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कभी कभी डाटा जो होते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दे रखे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यूज नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, इसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कैल्शियम मेटल, ये एनसीईआरटी के नहीं है, कुछ और एडिशनल क्वेश्चन है। कैल्शियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए एफसीसी लैटिस with age length of 0.556 nanometer. Calculate the density of metal if it contain first 0.5% of Frankel defect, second 0.2% of Schottky defect। देखो जरा इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी निकलवाई, लेकिन कब, जब 0.5% फ्रैंकल डिफेक्ट हो या 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट, Schottky डिफेक्ट। तो देखो जरा, पहले मैं जो चीजें दे रखी है उनको लिखूँ यहाँ पे। कैल्शियम, तो एटॉमिक मास कितना हो गया उसका, कैपिटल एम की वैल्यू 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4, एज लेंथ ए दे रखी है कितनी, 0.556 नैनोमीटर, मतलब 0.556 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, डेंसिटी आपको निकालनी है। फर्स्ट केस को समझते हैं पहले। फर्स्ट केस में डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब होता है। सारी वैल्यू ऐसे लगा देते, लेकिन अगर ये डिफेक्ट्स ना होते, लेकिन अब यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करिए। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में तो हमने बहुत अच्छे से एक बात पढ़ी थी कि फ्रैंकल डिफेक्ट होने से डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ 0.5% दिया होता, 10% दिया होता, 12% दिया होता, 0.00009% दिया होता, कोई भी परसेंटेज दे देते फ्रैंकल डिफेक्ट की, आपके डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। तो आप लिख देंगे
फ्रैंकल इफेक्ट डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन डेंसिटी, देयरफॉर फॉर्मूला लगाएंगे, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो प्लेस करेंगे, जेड की 4, एम की ए, इस सारी वैल्यूज प्लेस करके डेंसिटी को कैलकुलेट। इस बात में कोई परेशानी? ये तो सॉल्व हो जाएगा। मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ एक बार, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 40, एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 और ए की वैल्यू 0.556 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब, ठीक है। अब आते हैं और इसे सॉल्व कर लेना, आपकी डेंसिटी आ जाए। अब आते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियां हैं लेकिन बहुत आसान है ये भी। आपको दी है शॉर्ट की डिफेक्ट। एक बात बताओ, क्या शॉर्ट की डिफेक्ट होने से सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया? नहीं भाई, आइडेंटिटी ऑफ कंपाउंड तो चेंज नहीं हुई, और जब आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई तो क्या एम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, एम जो था वही रहेगा, 40 का 40। चलो, क्या एज लेंथ पे कोई इफेक्ट? नहीं, वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अभी भी एज लेंथ कितनी होगी? 0.556 इंटू 10⁻⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। बात आती है जेड की। पार्टिकल्स मिस हुए थे और मिस हो रहे हैं पार्टिकल, तो जेड की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कुछ क्या हो जाएगी? कम। अब कितनी कम होगी वो देखो, 0.2% है, तो जेड की एक्चुअल वैल्यू 4 माइनस कितने से कम हो रहा है? 0.2 से। तो माइनस, भाई यहाँ पे लॉस होता है ना, वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मिस हुए तो घटेंगी। तो माइनस 0.2% कितने का? 4 का। तो डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ गया, तो जेड इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 और ये 0.008। तो जेड इज इक्वल्स टू आ गया, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे, 9 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3.993। ये वैल्यू चेंज होके आ गई जेड की। वैल्यूज को अब आप प्लेस कर दीजिए डी में, डी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब में। तो डी इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3.992, एम की वैल्यू 40 ही रहेगी, एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 0.556 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब। इसे सॉल्व कर लेना, डेंसिटी आ जाए। तो फ्रैंकल या शॉर्ट की डिफेक्ट कभी भी दे रखा हो और डेंसिटी पूछी जाए तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन और है, इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर of a mixed oxide, of a mixed oxide, 1/8 of tetrahedral voids, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent ion, X2 positive, while one half of octahedral voids are occupied by trivalent ion by 3 positive. What is the formula of
कंपाउंड। देखो भैया, लोअर वैलेंसी वाला एक्स, तो पहले किसको लिख लिया मैंने, एक्स, फिर उससे ज़्यादा वैलेंसी वाला वाई, और फिर नेगेटिव। इस बात में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब सीसीपी, और सीसीपी में जेड की वैल्यू क्या होती है, 4। तो सीसीपी में जैसे ही जेड की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ से इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। ठीक है, एक्स कहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ पे है, सीसीपी में, और सीसीपी में है तो नंबर ऑफ वो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 के बराबर। ठीक है, अब एक्स पे आते हैं, ये कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वर्ड पे। ये कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वर्ड पे। ये कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे। लेकिन सारी पे नहीं, कितने पे, 1/8 टेट्राहेड्रल वर्ड पे, और ये 1/2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, इसकी जस्ट डबल, तो 2 × 4, 2 टाइम्स होती है, तो कितना गया, 4 दुनिया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब यहाँ पे आओ, तो बाई का नंबर कितना आ जाएगा, बाई का नंबर आ जाएगा 1/2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड, पार्टिकल्स के बराबर 4, 2 2 जा 4, तो बाई की वैल्यू आ गई 2। एक्स की वैल्यू पता चल गई, बाई की पता चल गई, क्योंकि पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा x/2 को, ये आ जाएगा आपका इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो इसी में क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ना देकर के सिंपली क्लोज पैकिंग बोल देते कि भाई एक क्यूबिक पैकिंग में जा रहा है या क्लोज पैकिंग में जा रहा है, आपको कोई पैकिंग नहीं बताई कि एफसीसी है क्या है, एफसीसी है, कुछ भी नहीं बताया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है जरा देखो। फिर हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होता था कि ये सीसीपी है या एफसीसी है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, क्लोज पैकिंग में। मैंने क्या लिख दिया, क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, अब मुझे नहीं पता अभी सीसीपी है या क्या है। ये कहाँ पे जा रहा है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ये कहाँ जा रहा है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो हम क्या करते हैं, लेट ओ इज इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ ऑक्साइड कितने मान लिए मैंने, मान लिए जेड। तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 1/8 × 2 टाइम्स ऑफ जेड, मतलब ये कितना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू जेड/4, 2 से 2, 2 4 जा 8 हो जाता है। ऐसे ये कितना हो जाता है, वाई इज इक्वल्स टू 1/2 जेड के बराबर, तो जेड, तो वाई इज इक्वल्स टू आ जाता है जेड/2, वाई इज इक्वल्स टू जेड/2। तो अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिर देखो ऊपर मेंशन कर रहा हूँ फॉर्मूले को, थोड़ा सा अच्छे से देखिए। तो फॉर्मूला यहाँ से अब क्या आ जाता, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ जाता, देखो जरा, एक्स जेड/4 बाई जेड/2 ओ जेड। ठीक है, जेड से जेड कैंसिल ही आ जाता, एक्स 1/4 बाई 1/2 को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते तो ये क्या आ जाता, 4 का मल्टीप्लाई कर देते, एक्स 4 से 4 कैंसिल, बाई 2 2 जा 4 को, फॉर्मूला वही आना था, चाहे वो सीसीपी बोले चाहे उसकी जगह आपको सिंपल क्लोज पैकिंग दे। ठीक है, मतलब या तो क्लोज पैकिंग का टाइप सीसीपी बोल दें, और नहीं तो सिर्फ आपको टाइप ऑफ पैकिंग ना वो बता करके सिंपली बोल दें कि भैया क्लोज पैकिंग में जा रहा है, हमें नहीं पता एफसीसी एससीपी है, आप फॉर्मूला बताओ। तो भी आप क्या करते, फिर जो क्लोज पैकिंग में जा रहा होता है पार्टिकल, उसकी नंबर को कुछ मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में रेशियो लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।